मेरा नाम यासिर है और गुजरात के एक गांव का रिहायशी हूँ। नौकरी की गरज से मैं लाहौर आ गया था और कोई हुनर ना होने की वजह से सड़कों पर मामा फिर रहा था कि जब मेरे एक दोस्त ने मुझ पर रहम खाया और मुझे गाड़ी चलाना सिखा दी। इसी दोस्त की बदौलत मुझे एक बंगले में ड्राइवर की नौकरी मिल गई। घर में सिर्फ मालिक मालिकन और उनकी बेटी थी। जब मेरे दोस्त ने मेरी जिम्मेदारी ली तो मालिक ने मुझे अपनी बेटी की गाड़ी पर ड्राइवर रख लिया। मालिक की बेटी एक बड़े कॉलेज में पढ़ती थी और मैं इसकी गाड़ी चलाया करता था। रोज सुबह इसे कॉलेज छोड़ता और वापसी में कॉलेज से लेकर बंगले में पहुंच जाता। अक्सर वह शाम में अपने दोस्तों की तरफ निकल जाती तो मैं ही इसे लाने ले जाने का काम करता। एक गांव वाला होने की वजह से मैं इज्जत के मामले में बहुत ही ज्यादा सख्त था। मैंने कभी नज़र उठाकर मालिक की बेटी की तरफ नहीं देखा था। मालिक की बेटी का नाम महीना था और वह एक खूबसूरत लड़की थी, लेकिन मैं हमेशा ही नज़र झुकाकर इससे बात करता। मेरे लिए तो मेरे मालिक और मालिकन काबिल एहतराम लोग थे जिन्होंने मुझे काम देकर मेरी मुश्किल आसान कर दी थी। मैं मालिकन और मालिक से बहुत ज़्यादा अकीदत रखता था क्योंकि वह दोनों ही बहुत नेक थे। मायना रास्ते में मुझसे बातें करती और बहुत सारी बातें मुझे बताती, लेकिन मैं सिवाय सर हिलाने के और कोई जवाब ना देता। वह बिला वजह की जहीन थी और हर क्लास में अव्वल आती थी। माइम बीबी मुन्नी सोने का नावल लेकर पैदा हुई थी। मालिक उनकी हर बात फौरन ही पूरी कर देते। माइम बीबी ने नई गाड़ी की फरमाइश की तो मालिक ने फौरन ही उन्हें नई गाड़ी खरीद कर दे दी। माइम बीबी मुझे कहने लगी कि देखो मैंने तुम्हारे लिए नई गाड़ी ले ली है। उनकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया। वह अक्सर ही बटूम बटूम में मुझे काटती थी और मेरे साथ फ्री होने की कोशिश करती, लेकिन मैं कभी अपनी हद से टावा ना करता। माइम बीबी जब भी खरीदारी पर जाती तो वह मेरे लिए भी कुछ ना कुछ जरूर लेकर आती। माइम बीबी की कम उम्री में ही मंगे हो गई थी और वह शादी के बाद अपनी खाला के घर जाने वाली थी। माइम उन्हीं गाड़ी में अक्सर ही फ़ोन पर अपने दोस्तों से बातें कर रही होती जिसमें उनके मंगेतर का भी कहीं ना कहीं नाम आता। लेकिन मैं कभी उनकी बात सुनने की कोशिश नहीं करता और अपना ध्यान उधर उधर लगाए रखता। सर्दियों के दिन थे कि जब मालिक और मालिकन को अचानक ही अमेरिका जाना पड़ा था। क्योंकि मालिक के बड़े भाई जो अमेरिका मीन्स में आ थे उनकी हालत बहुत ही नाजुक थी और वह अपने आखिरी वक्त में अपने भाई को अपने पास देखना चाहते थे। माइम बीबी के अमटा सर पर होने की वजह से मजबूरन वह दोनों अपनी इकलौती बेटी को घर पर ही छोड़ गए। मालिक ने जाते जाते मुझे यह जिम्मेदारी सौंप दी थी कि मैं माइम बीबी को कॉलेज लाने ले जाने का काम पूरी जिम्मेदारी के साथ करूं और उनका ख्याल रखूं। क्योंकि मुझे मालिक के साथ काम करते हुए 2 साल होने वाले थे, इसीलिए वह लोग मुझ पर बहुत ही ज्यादा भरोसा करने लगे थे। मालिक को अच्छे से इल्म था कि मैंने कभी भी उनकी बेटी की तरफ नज़र भर के नहीं देखा। मालिक और मालिकन 2 महीने के लिए अमेरिका चले गए और मैं उनके पीछे पूरी ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाने लगा। कुछ ही अरसे बाद मेरी छोटी बहन की शादी थी और इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी। मैं मायना को कॉलेज छोड़कर करीब ही एक मैकेनिक की दुकान पर चला जाता और वहाँ बैठकर काम सीखता ताकि पाग वक्त में यह काम भी कर सकूं। मालिक के पास से सुबह के 8 बजे मेरी छुट्टी हो जाया करती थी और मैं चाहता था कि इसके बाद मैकेनिक की दुकान पर बैठकर काम करूं ताकि जल्द से जल्द मेरे पास इतने पैसे जमा हो जाए कि मैं अपनी बहन की शादी के लिए घर भिजवा सकूं। जितना अरसा मालिक मौजूद नहीं थे मुझे काम से जल्दी पागता मिल जाया करती थी क्योंकि मायना बीवी ज़्यादातर घर में ही रहा करती थी। देखते ही देखते 1 महीने का अरसा गुजर गया और मालिक के बड़े भाई अपनी जिंदगी की बाजी हार गए। इस रात ही मेरे पास मायना का फ़ोन आया कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और मैं उनके पास आ जाऊं, शायद उन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़े। बीबी जी की बात सुनकर मैं परेशान हो गया। रात के इस पहर मेरा बंगले के अंदर जाना कुछ मुनासिब नहीं था, लेकिन बीमारी की हालत में मैं भी मायना जी को अकेला नहीं छोड़ सकता था, जबकि वह अपने ताया की मौत के गम में थी। पूरी रात में उनके साथ ही रहा और उनका ख्याल रखता रहा। वह शदीद बुखार में तप रही थी और सारी गूंदगी में रही थी। सारी रात उनके पास बैठा रहा और सुबह तक उनकी हालत कुछ बेहतर हुई तो मैं वापस अपने क्वार्टर में चला आया। वक्त तेजी से गुजरता रहा और इस दिन के बाद से माइम बीबी की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहने लगी। वह बहुत ही ज़्यादा खोई खोई सी रहने लगी। मुझे लगा शायद वह अपने माँ बाप के जुदाई में परेशान हो गए हैं, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि दरअसल हकीकत क्या है। मालिक ने मजीद 1 महीना अपने भाई के बच्चों के पास गुजारा और पूरे 2 महीने बाद वह दोनों घर वापस आए तो मैं उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ। लेकिन इस वक्त मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई जब मालिक ने पास पड़ा डंडा उठाकर मुझे पीटना शुरू कर दिया।
मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है जो मालिक इस कदर गुस्सा है कि मेरी बात भी सुनने को तैयार नहीं। और जब मुझे पूरी बात पता चली तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कदमों तले जमीन खींच ली है, क्योंकि मायना बीवी ने मुझ पर इल्जाम लगाया था और कह रही थी कि यह बात डर के मारे उन्होंने अपने माँ बाप को फ़ोन पर नहीं बताई कि मैं उन्हें कोई नुकसान ना पहुँचा दूँ। मैंने हैरत से माइम बीबी को देखा जो कमाल गायटी से झूठ पर झूठ बोल रही थी। मैं तो माइम बीबी को बहुत ही सीधा साधा और मासूम समझता था, लेकिन उन्होंने तो मेरे ही किरदार को दागदार कर दिया था। मालिक मेरी कोई बात सुनने को राजी नहीं थे और माहिम बीवी अपने झूठ से पीछे बनने को तैयार नहीं थी। वह कह रही थी कि जिस रात ताया का इंतकाल हुआ इस रात की बात है, लेकिन मैंने आपको पहले नहीं बताई। मालिक ने पुलिस को बिलका मुझे जेल में डलवाने का फैसला किया था, लेकिन मायना बीबी ने उन्हें रोक दिया था। मायना ने अपने वालिद को कहा कि ऐसा करने से उनकी इज्जत पर आंच आएगी। मायना के वालिद मुझे नौकरी से निकाल चुके थे और मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान था। मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं था और इतनी जल्दी मुझे दूसरी नौकरी भी नहीं मिल रही थी, जबकि मेरी बहन की शादी सर पर आ गई थी। मैं मालिक के दिए हुए साविंटा क्वार्टर में रहता था और अब मेरे पास रहने के लिए भी कोई जगह नहीं। इसीलिए मैं मजबूर होकर दोबारा मालिक के दर पर गया और उन्हें अपनी अबगुनाही का यकीन दिलाना चाहा। लेकिन मालिक ने मेरे सामने ऐसी शर्त रखी कि मेरे होश उड़ गए। मालिक ने मुझसे कहा कि तुम्हें मायना से कुछ महीने के लिए शादी करनी होगी। मायना का मंगेतर भी इसे छोड़कर चला गया है और उससे पहले के ज़माने में हमारी बदनामी हो। हम माइन को तुम्हारे साथ रुखसत कर देंगे और तुम इसे अपने साथ अपने घर ले जाना। जब हालात सही हो जाएंगे तो इसके बाद हम माइन को वापस ले लेंगे। मैं जानता था कि मायना ने झूठ बोला है, लेकिन इसके बावजूद मैं इस पर राजी हो गया था क्योंकि मुझे अपनी बहन की शादी के लिए पैसों की ज़रूरत थी और इतने पैसे मुझे सिर्फ मालिक ही दे सकते थे। इसीलिए मैंने मामना से शादी करने के लिए हामी भर ली और उसके साथ निकाह करके इसे घर ले आया। माइम बहुत खामोश थी और मैंने भी घर पहुंचने तक सारा रास्ता इससे कोई बात ना की थी। निकाह के फौरन बाद में हम दोनों गाड़ी के जरिए घर आ गए थे। मेरी माँ और घर वाले माहिम को देखकर हैरान रह गए, और जब मैंने अपनी माँ को बताया कि मैंने शादी कर ली है तो मेरी माँ हैरान रह गई और कहने लगी कि इतनी बड़ी बात तूने मुझे बताई भी नहीं। तेरी शादी को लेकर मेरे कितने अरमान थे। लेकिन फिर माहिम की मौजूदगी को महसूस करते हुए मेरी माँ खामोश हो गई और माहिम को प्यार करने लगी। माइम बहुत ही खूबसूरत थी और इतनी प्यारी बहू देखकर मेरी माँ की सारी शिकायतें दूर हो गई और वह मायना को मेरे कमरे में ले गई और इसे घर की औरतों की तरह सजाने लगी। मैं बहन की शादी के इंतजामात देखने लगा और शाम ढाल जब कमरे में आया तो मायना दुल्हन के रूप में मेरे बिस्तर पर बैठी हुई थी। इसे देखकर मैं ससरा रह गया। वह कोई हुआ मालूम होती थी। पहली नज़र में ही मैं अपनी बीवी पर दिल हार बैठा था, लेकिन मैं कैसे भूल सकता था कि मेरी इसी बीवी ने मुझे किस तरह बड़केड़ा साबित किया है। मैं इसके करीब बेड पर आकर बैठा तो वह खौफ के मारे लाने लगी। वह अच्छे से जानती थी कि इसने मुझसे किस तरह शादी की है। मैं इससे पहले कि इससे कुछ कहता वह खुद ही रोने लगी और मेरे कदमों में बैठ गई। इसके आंसू मेरे दिल पर गिर रहे थे क्योंकि मैंने इसे हमेशा ही बहुत मकालिस और अच्छा पाया था। मायना रोते हुए मुझसे कहने लगी कि इसने जो इल्ज़ाम मुझ पर लगाया है उसके लिए शर्मिंदा है और इसे अपनी गलती का पूरी तरह एहसास है। लेकिन यह सब कुछ इसने मुझे बदनाम करने के लिए नहीं किया बल्कि बहुत ही मजबूरी में किया है। मैंने कहर बरसाती निगाहों से मामना को देखा और इसे साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि तुमने कितनी मजबूरी में ही यह सब क्यों ना किया हो, लेकिन तुम्हारे इस अमल से मेरी इज्जत दो कौड़ी की भी ना रही। तुम अपने गुनाह को मेरे साथ टाऊ पाकर सरकाऊ हो गई और मैं बेगुनाह होते हुए भी अपने मालिक के नज़रों में गिर गया। मैं चाहकर भी तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं इतना कम आपा नहीं हूँ कि अपने निकाह में आई औरत के साथ कोई ज्यादती करूँ। इसीलिए तुम इस कमरे में आसानी से रह सकती हो। तुम्हें किसी चीज़ की कोई तकलीफ नहीं होगी, और जब तुम अपने गुनाह को इस दुनिया में ले आओ तो यहाँ से जाने पर भी आज़ाद होगी। मैं खुद तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आऊँगा। मैं माइम को अपने कदमों से उठाकर बेड पर बिठट हुए कमरे से बाहर निकलने लगा। जब माइम के लफ्ज़ों ने मेरे कदमों को जंजीर कर दिया, वह कहने लगी कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया है कि जिसके आने तक मुझे यहाँ इंतजार करना पड़े। ना ही मैंने आपको आपके मालिक की नज़रों में गिराया है, बल्कि आपके मालिक तो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं और वह आप पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, और इसीलिए आपके मालिक ने अपनी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ आपको सौंप दी है और मुझे यह हुक्म दिया था कि मैं शादी के बाद आपको सारी हकीकत बता दूँ। मायना की बातों ने मुझे हैरान कर दिया था।
मैं पलटकर मायना का चेहरा देखने लगा जहाँ मासूमियत छाई हुई थी। वह इस वक्त एक 20 साल की मासूम सी लड़की थी जो ना जाने हालात में गुजारा कर रही थी। मायना कहने लगी कि इसके वालिद ने मुझसे यह झूठ कहा है और उसके वालिद ने यह सब बहुत मजबूरी में किया है क्योंकि वह अपनी बेटी की जान बचाना चाहते थे। मायना ने मेरे करीब आकर मेरा हाथ अपने हाथों में थाम लिया और मुझे अपने साथ बेड पर बैठ गई। माइम बहुत धीमे लहजे में मुझे अपनी सच्चाई बता रही थी और मैं गमसमसा उसकी बात सुन रहा था। मायना कहने लगी कि इसकी खाला ने बचपन से ही अपने बेटे के लिए इसका रिश्ता मांग रखा था और मायना के वालिद ने अपनी साली का रिश्ता मांग रखा था और मायना के वालिद ने अपनी साली की अच्छी आदत देखकर मायना का रिश्ता अपनी बीवी के भांजे से लेकर दिया था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मायना के वालिद को अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि मायना का मंगेतर कामरान माँ बाप का इकलौता बेटा होने की वजह से बहुत ही ज्यादा बिगड़ चुका था। इसके पास ना ही पैसे की कमी थी और ना ही कोई रोक टोक करने वाला था। कामरान की वलिद कभी भी अपने बेटे को गलत बात पर ना टुकटे और जैसे जैसे कामरान उम्र की सीढ़ी तय करता जा रहा था, वह मजीद बिगड़ता जा रहा था। माइम बताने लगी कि जिन दिनों उसके माँ बाप अमेरिका गए हुए थे, कामरान ने कई दफ़ा उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की और एक दफ़ा तो वह नशे में धध कर आया और माहिम पर तशद्दुद करना चाहा, लेकिन इसने खुद को कमरे में बंद करके बचा लिया और इसी खौफ से वह बुखार में मुब्तल हो गई। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने बचाव के लिए क्या करे, क्योंकि इसे खौफ था कि कामरान दोबारा घर में दाखिल हो सकता है। इसलिए इसने सारी रात मुझे अपने कमरे में बिठाए रखा। वह कामरान से कहीं ज्यादा मेरे किरदार पर भरोसा करती थी। अपने माँ बाप के वापस आते ही इसने एक एक बात अपने बाप को बताई। मायना के बाप ने कामरान की मां से बात की कि वह अपने बेटे को समझाएं कि जब मायना से शादी करनी है तो इस तरह की हरकतें करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन कामरान की मां ने यह कहकर बात खत्म कर दी कि बच्चे ही थोड़ी बहुत गलतियां तो करते हैं, मायना क्यों इतने पुराने कायलटा की मालिक है। मायना कहने लगी कि जब अब्बा को एहसास हुआ कि उन्होंने कितना बड़ा गलत फैसला लिया है, क्योंकि कामरान के इतने ज़्यादा बिगड़ने के पीछे कोई और नहीं बल्कि इसकी अपनी मां है, तो वह शादी के बाद भी ऐसी घटिया हरकतें कर सकता है। मेरे बाप ने जैसे ही कामरान के साथ मेरा रिश्ता ख़त्म करने की बात की, तो कामरान धमकियों पर उतर आया और उसने साफ साफ लफ्ज़ों में कहा कि वह मुझे किसी सूरत नहीं बकाज़। अब्बा मुझे लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे कि जब उन्हें लाउंज के शीशे के पार तुम गाड़ी साफ करते दिखाई दिए। मैंने अब्बा को यह भी बताया था कि ताया के इंतकाल वाली रात तुमने सारी रात बैठकर मेरी हिफाजत की थी। अब्बा को अंदाजा हो गया था कि तुम एक पुख्ता किरदार के मालिक हो, इसलिए अब्बा ने यह फैसला किया कि वह तुमसे मेरी शादी करवा दें और कामरान से फ्री तौर पर छुटकारा हासिल कर ले। लेकिन कामरान यह शादी इतनी आसानी से नहीं होने दे सकता था, इसीलिए अब्बा ने खाला को यही बात बताई। खाला ने खुद ही यह रिश्ता तोड़ दिया क्योंकि वह इज्जतदार लोग ऐसी लालकी को बहू नहीं बना सकते थे। अब्बा तुम्हें पहले ही रोज सारी हकीकत बता देना चाहते थे, लेकिन अब्बा को डर था कि अगर तुमने शादी से मना कर दिया तो वह क्या करेंगे। इसीलिए अब्बा ने जानबूझकर तुम्हें देखते ही मारना शुरू किया और तुम पर इल्ज़ाम लगाया और तुम्हें नौकरी से निकाल दिया, क्योंकि अब्बा जानते थे कि तुम्हें पैसों की बहुत ज़रूरत है। अब्बा को यकीन था कि तुम खुद ही पलटकर वापस आओगे तो वह शादी की शर्त रख देंगे। अब्बा का मंसूबा कामयाब हो गया था और जब तुम्हें शहर में कोई ठिकाना मिला तो तुम खुद अब्बा के दर पर चले आए और अब्बा ने शादी की बात रखकर अपना मसला हल कर लिया। और अब्बा ने मुझे रुखसत करके इसीलिए तुम्हारे साथ गांव भेज दिया ताकि उनका बेटा हमें कोई नुकसान ना पहुंचा सके। अब्बा जानते थे कि तुम एक बड़े आपा के मालिक हो और सारी सच्चाई जाने के बाद तुम मुझे कबूल कर लोगे। अब्बा को दुनिया की परख थी और अब्बा पहले ही दिन से यह कहते थे कि तुम बिल्कुल भी लालची आदमी नहीं हो बल्कि एक पुख्ता किरदार के नेक इंसान हो। तुम चाहो तो मैं यह बात साबित कर सकती हूँ कि मैं पाक दामन हूँ। बहुत मजबूरी में अब्बा ने मुझे तुम्हारे निकाह में दे दिया है और मैंने अपने पूरे दिल से तुमसे निकाह किया है, क्योंकि मैं खुद भी तुम्हारी अच्छाई की गवाह हूँ। हो सके तो मुझे और मेरे बाप को बस एक झूठ के लिए माफ़ कर दो। माइम की आंखों से आंसू टपक रहे थे और मुझे उन आंसुओं में एक बाप बेटी की बेबसी दिखाई दे रही थी। मैंने माहिम एक बहुत ही प्यारी लड़की थी जिसे शायद खुदा ने इस तरह मेरे नसीब में लिखा था। मेरी मां ने बहन की शादी की रस्मों के साथ साथ मेरी भी शादी की रस्म शुरू की। मैं हर दिन अपनी बीवी को गांव के रस्म और रिवाज के हिसाब से सजना संवारता देखकर खोसा जाता था। माइम ने अपने बाप को फ़ोन करके बताया था कि हम हमारी शादी की अज़्म हो रहे हैं, तो माइम के माँ बाप भी खामोशी से मेरे गांव चले आए थे और वह भी हमारी शादी में शरीक हो रहे थे।
मेरे मालिक ने आते ही हाथ जोड़कर मुझसे अपने किए की माफ़ी मांगी थी, लेकिन मैं तो उन्हें पहले ही माफ़ कर चुका था। मैं खुद एक बहन का भाई था और मुझे अच्छी तरह अंदाजा था कि कोई भी बापा भाई अपनी बेटी की शादी किसी भी ऐसे शख्स से नहीं कर सकता जो बड़केड़ा हो। एक बात जो मुझे अच्छी तरह समझ आ गई थी कि अपने बच्चों की किस्मत के फैसले उनके बचपन में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बड़े होकर वह ना जाने कौन सा रास्ता इख्तियार करें, उनके दिल में किसी और की मोहब्बत घर जाए। आप इस बात से वाकिफ़ नहीं हो सकते, और आपकी बहन बेटी इतनी अजा नहीं होती कि आप इसे किसी बड़केड़ा शख्स के साथ इसे बया दें जिसके दिल में किसी और की तस्वीर हो।